नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टोर्स ब्लेजर कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। आज हम पढ़ेंगे सामग्री के क्षय अथवा छीजक का लेखा। सामग्री क्षय का मतलब वेस्टेज हो जाना। सामग्री वेस्टेज हो सकती है, स्टोर्स डिपार्टमेंट में अगर सामग्री रखी हुई है तो वहाँ पे भी उसका क्षय हो सकता है, वहाँ पे भी वेस्टेज हो सकता है, या फिर उत्पादन के दौरान भी सामग्री का क्षय हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्षय है, दो प्रकार का क्षय हो सकता है सामग्री में। एक तो सामान्य क्षय जिसको हम कहते हैं नॉर्मल वेस्टेज, और दूसरा असामान्य क्षय, अबनॉर्मल वेस्टेज। सामान्य क्षय सामान्य कारणों से होता है, जैसे किसी सामग्री का उड़ जाना, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये चीजें हैं जो समय के साथ कम हो जाती है, उड़ जाती है, इनका वाष्पीकरण हो जाता है, या फिर किसी सामग्री का घिस जाना, या फिर उत्पादन के दौरान जब उत्पादन प्रक्रिया में कोई सामग्री इनपुट की जाती है तब कुछ सामग्री वेस्ट हो जाती है। तो जब सामग्री स्टोर्स में रखी है या फिर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो सामान्य रूप से उसका क्षय होता है उसको हम नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। एबनॉर्मल वेस्टेज जब असामान्य कारणों से सामग्री का नुकसान हो जाता है, सामग्री का क्षय हो जाता है, तो उसको असामान्य क्षय कहा जाता है। जैसे आग से, बाढ़ से अगर सामग्री नष्ट हो जाती है तो वो असामान्य क्षय की श्रेणी में आता है। अब इनका लेखा कैसे किया जाए? तो सामान्य क्षय का लेखा करने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। सामान्य क्षय को या तो उपरिव्यय मान लिया जाए, इसको सामान्य क्षय को उपरिव्यय मान लिया जाए। उपरिव्यय का मतलब है सामग्री, मजदूरी और जो अन्य प्रत्यक्ष खर्चे हैं उनके अलावा कोई जो अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं उनको उपरिव्यय कहा जाता है। तो इसको जो सामग्री क्षय है उसको उपरिव्यय मान लिया जाए, अप्रत्यक्ष खर्चा मान लिया जाए और वस्तु की लागत में जोड़ दिया जाए। और दूसरा तरीका है शेष सामग्री का मूल्य बढ़ा दिया जाए, या फिर उसको उपरिव्यय नहीं माना जाए और जो वेस्टेज हो गया है उसको अलग निकाल दिया जाए और जो बची हुई इकाइयां हैं उनका मूल्य बढ़ा दिया जाए। ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। माना कि 110 इकाइयां थी जिनका मूल्य था 6600 रुपये। 110 इकाइयां थी, 6600 रुपये की खरीदी हुई थी, तो प्रति इकाई मूल्य हो गया 6600 डिवाइडेड बाई 110, प्रति इकाई मूल्य हो गया इनका 60। तो एक इकाई का मूल्य है 60 रुपए। अब अगर इन 110 इकाइयों में से अगर 10 इकाइयां नॉर्मल वेस्टेज में चली जाती है तो 10 इकाइयों का 60 रुपए के हिसाब से मूल्य हो गया 600 रुपए। तो इस 600 रुपए को हम उपरिव्यय मान लें और उपरिव्यय मानकर वस्तु की लागत में इसको ऐड कर दें, और जो बाकी बची 10 इकाइयां नॉर्मल वेस्टेज होगी और जो बाकी बची 100 इकाइयां हैं उनका मूल्य अब हो जाएगा 6000 रुपए, क्योंकि 600 रुपए की जो इकाइयां थी, 10 इकाइयां थी 600 रुपए की, वो तो वेस्ट होगी और ये 600 रुपए जो है हम उपरिव्यय मान लेंगे और वस्तु की लागत में जोड़ देंगे, और बाकी बची हुई जो 100 इकाइयां हैं उनका मूल्य अब 6000 रह गया। पहला ये तरीका है उपरिव्यय मान लिया जाए। दूसरा तरीका है शेष सामग्री का मूल्य बढ़ा दिया जाए। अब क्या हुआ कि 110 इकाइयां थी 6600 रुपए की, 6600 रुपए की 110 इकाइयां थी। इनमें से अगर 10 इकाइयों का सामान्य क्षय हो जाता है तो बाकी बची इकाइयां हैं 100 इकाइयां बाकी बची, तो शेष सामग्री का मूल्य बढ़ा दिया जाए। अब 100 इकाइयों का मूल्य हो गया 6600। पहले 110 इकाइयों का मूल्य था 6600, अब 100 इकाइयों का मूल्य 6600 हो गया। इसलिए प्रति इकाई मूल्य अब आ रहा है 66 रुपए 66 रुपीज अब प्रति इकाई मूल्य हो रहा है। यानी कि
पहली दशा में हमने उपरिव्यय माना तो प्रति इकाई मूल्य बदला नहीं, 60 रुपए ही रहा। बाकी बची हुई 100 इकाइयों का मूल्य 6000 रहा, यानी प्रति इकाई मूल्य चेंज नहीं हुआ, 60 रुपए ही रहा। लेकिन दूसरी स्थिति में जब हमने इसको शेष सामग्री का मूल्य बढ़ा दिया तो पहले 110 इकाइयों का 6600 रुपए था, 6600, तो प्रति इकाई मूल्य यहाँ पे 60 रुपए था। लेकिन जब हमने जब सामग्री का क्षय हो गया, सामान्य क्षय हो गया, तो बाकी बची हुई 100 इकाइयों का हमने 6600 ही मूल्य माना। तो यहाँ पे जब हमने 100 से डिवाइड किया तो प्रति इकाई मूल्य आ रहा है 66 रुपीज, 66 रुपए। तो इससे क्या हुआ कि बाकी बची हुई अब सामग्री का मूल्य, प्रति इकाई मूल्य बढ़ गया यहाँ। और असामान्य क्षय की स्थिति में हम जितना भी क्षय होता है और उसकी लागत को हम वस्तु की लागत में नहीं जोड़ते, लागत का अंग नहीं माना जाता। असामान्य क्षय को हम लाभ हानि खाते से अपलिखित कर देते हैं। इसका किसी प्रकार का लागत लेखा नहीं होता, केवल लागत लेखों में सामान्य क्षय का ही लेखा किया जाता है। इससे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, इशू, वेस्टेज दिए हुए हैं। तो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम फीफो मेथड से हल करेंगे और जो यहाँ पे जो वेस्टेज है, जो शॉर्टेज है, इसको सामान्य क्षय, नॉर्मल वेस्टेज मानते हुए इसको कारखाना उपरिव्यय मानकर और शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर दोनों तरीके से हम इसको हल करके देखेंगे। स्टोर्स लेजर, फीफो मेथड काम में ले रहे हैं और जो ये वेस्टेज है इसको ओवरहेड मान रहे हैं। हमने कारखाना उपरिव्यय मानकर हमने बात की थी कि जितनी इकाइयां वेस्ट हो गई हैं उनके मूल्य को हम उपरिव्यय मान लेते हैं और वस्तु की लागत में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे स्टोर्स लेजर जब बनाएंगे तो जो वेस्टेज हो रहा है, जो शॉर्टेज हो रही है इसमें, यहाँ पे उसको हम ओवरहेड मानकर इसको स्टोर्स लेजर को बनाएंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, रिसिप्ट दिए हुए हैं, इश्यूज दिए हुए हैं और वेस्टेज और शॉर्टेज भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इसका फॉर्मेट है डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, रिसिप्ट में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस में क्वांटिटी, अमाउंट, रेट फॉर फर्दर इशू। यहाँ पे है अप्रैल 12, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है। 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहां पे जीआरएम के और रिक्विजिशन नोट के कॉलम नहीं बनाए हैं। रिसिप्ट में जीआरएम का कॉलम बनना चाहिए और इशू में रिक्विजिशन नंबर का कॉलम बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो है, ओपनिंग बैलेंस है 400 इकाइयों का। ये 400 इकाइयां 100 रुपए वाली है और यहाँ पे टोटल कॉस्ट है 40,000 की। 3 तारीख को रिसिप्ट हुआ, 500 इकाइयां रिसिप्ट हुई 6 रुपए के हिसाब से, 3000 टोटल क्वांटिटी होगी 900, टोटल वैल्यू हो गई
ये जो यहाँ पे है 10 रुपए के हिसाब से है, 410 रुपए वाली इकाइयाँ है। तो टोटल 900 इकाइयाँ हो गई और टोटल वैल्यू हो गई 7000। इस 900 में 400 इकाइयाँ हैं 10 रुपए वाली और 500 है 6 रुपए वाली। 500 इकाइयाँ हैं 6 रुपए वाली। अब 5 तारीख को इशू किया जाता है। 5 तारीख को इशू हो रहा है 500 इकाइयों का। FIFO मेथड हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो FIFO मेथड के हिसाब से सबसे पहले जो आई है उसको पहले हम इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे 500 में से 400 को 10 रुपए वाली चली जाएगी जब 500 भेजनी होगी तो, और 500 में से 100 जाएगी 6 रुपए वाली। FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं। 500 इकाइयाँ इशू करनी है तो सबसे पहले हम 400 को इशू कर देते हैं और बाकी बची हुई 100 इकाइयाँ इस 500 में से इशू कर देते हैं। तो ये 4000 4600, बाकी बची 400 बची 6 रुपए वाली, तो 2400 बैलेंस बचा है। 400 इकाइयों का बैलेंस बचा है 2400 रुपए की। अब 5 तारीख को इशू कर दिया, 7 को रिसिप्ट हुई। 7 तारीख को रिसिप्ट है 400 इकाइयां। 7 तारीख को 400 इकाइयां रिसिप्ट हुई। 8 रुपए के हिसाब से 3200 की टोटल क्वांटिटी हो गई 800 इकाइयां और 5600 टोटल अमाउंट। 800 में से 400 तो 6 रुपए वाली है और 400 है 8 रुपए वाली स्टॉक में। रिसिप्ट के बाद 15 तारीख को वेस्टेज, 15 को पता चला कि 10 इकाइयां जो है 10 यूनिट्स हैं या 10 केजी है वो वेस्टेज है। तो वेस्टेज को हम इशू वाले कॉलम में दिखाएंगे। कम हो गई 10 इकाइयां। अब यहाँ पे जब हमको ऊपरी व्यय मानना है, हमको शेष सामग्री का मूल्य नहीं बढ़ाना, तो इन 10 इकाइयों की लागत हम देख लेंगे और जो टोटल आएगा उसको हम जब लेखा करेंगे, जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसमें ऊपरी व्यय में ओवरहेड्स में इसको ऐड कर देंगे। तो 10 इकाइयां जो है वेस्ट हो गई, 10 किलो मटेरियल जो है वेस्ट हुआ और हम FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये मानेंगे कि इस 400 में से जो 6 रुपए वाला 400 है, 400 किलो पड़ा है 6 रुपए वाली सामग्री, इसमें से ही वेस्ट हुआ होगा। तो हम इसकी कीमत लेंगे 6 रुपए, जो दर लेंगे 6 रुपए के हिसाब से। तो 60 रुपए की सामग्री जो है वो वेस्ट हो गई। इसको ओवरहेड मान के हम लेखा में वस्तु की लागत में जोड़ देंगे। बैलेंस बचा 790, 5590, 390 बची हुई है 6 रुपए वाली और 400 बची हुई है 8 रुपए वाली। अब 20 तारीख को रिसीट हुआ। 20 तारीख को 500 इकाइयां खरीदी 10 रुपए के हिसाब से, 5000 टोटल हो गया 1290। टोटल 1290 इकाइयां हो गई, 10,590 अमाउंट हो गया और 3 रेट की सामग्री अब हमारे पास हो गई 390 इकाइयां हैं। जो 390 किलो जो मटेरियल है वो है 6 रुपए वाला, 400 किलो है 8 रुपए वाला और 500 किलो जो सामग्री है वो है 10 रुपए के हिसाब से खरीदी हुई। इशू करना है 25 तारीख को इशू करा। सामग्री 850 का इशू हुआ। तो 850 में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो 850 में 390 ये दे देंगे, 400 ये दे देंगे, तो 790 और बाकी बची हुई 60 इकाइयां इसमें से दे देंगे। तो 390 तो हमने 6 रुपए वाली दे दी, 400 हमने 8 रुपए वाली दे दी, 790 और बाकी बची हुई 60 इकाइयां हमने दी 10 रुपए वाली। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि 25 तारीख को इन सब का को मल्टीप्लाई करने के बाद 6140 इनकी वैल्यू आती है।
और इसमें से बची 440 इकाइयाँ। 10 रुपए वाली अब 440 इकाइयाँ हमारे पास बची हुई हैं। ये 440 इकाइयाँ 10 रुपए वाली अब बची हुई है। 26 तारीख को शॉर्टेज का पता चला, कुछ सामग्री शॉर्ट है, तो हम जो वेस्टेज होता है उसको इशू के कॉलम में दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये जो 40 इकाइयाँ हैं, 40 किलो जो सामग्री है, इसको हम इशू के कॉलम में दिखाएंगे। और FIFO मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही प्रकार की सामग्री है 10 रुपए वाली, तो 10 रुपए के हिसाब से इसको दिखा देंगे। और ये 400 रुपये इसको इसकी कॉस्ट हो गई, जिसको हम ऊपरी व्यय मान लेंगे। और 440 में से 40 शॉर्टेज हो गई, तो बची हमारे पास 400 इकाइयाँ 10 रुपए के हिसाब से 4000 रुपये की, और ये 400 इकाइयाँ 10 रुपए वाली है। फिर 30 तारीख को रिसिप्ट होता है। 30 तारीख को रिसिप्ट होता है 100 इकाइयों का, 12 रुपए के हिसाब से 1200 रुपये की इकाइयाँ आई। और टोटल अब हमारे पास 500 किलो मटेरियल है 5200 की लागत का, जिसमें 400 किलो तो है 10 रुपये वाला और 100 किलो है 12 रुपये के हिसाब से। तो इसमें हमने देखा कि जो वेस्टेज है उसको हम ऊपरी व्यय मानकर जब अगर चलते हैं तो उसको हम इशू की तरह ही दिखाते हैं। इशू वाले कॉलम में हम दिखा देते हैं, यहाँ पे ये वेस्टेज है, यहाँ पे ये भी शॉर्टेज है, वेस्टेज है, इनको हमने इशू के कॉलम में दिखाया। और जो जिस भी मेथड से हम स्टोर्स लेजर बना रहे हैं उसी मेथड से इसकी वैल्यू निकाल ली जाती है, इसकी लागत निकाल ली जाती है वेस्टेज की। तो हम यहाँ FIFO मेथड फॉलो कर रहे थे, हमने FIFO मेथड के हिसाब से इसकी लागत निकाली। और ये जो यहाँ पे 60 रुपये और 400 रुपये का ये जो वेस्टेज है, ये इसको हम ऊपरी व्यय मान लेंगे। और जब हम लागत लेखा करेंगे, हम जब कॉस्ट शीट बनाएंगे, इस वस्तु की लागत निकालेंगे, तब इसको ऊपरी व्यय मानकर वहां पे 60 रुपये और 400 रुपये को 460 रुपये को हम ऐड कर देंगे, वस्तु की लागत में शामिल कर देंगे। दूसरा तरीका है, अगर हम इसको वेस्टेज को ओवरहेड नहीं माने, हम अगर वेस्टेज को ओवरहेड नहीं माने और इन्फ्लेट कर दे, हम इन्फ्लेटिंग यानी बढ़ा दें द प्राइस ऑफ रिमेनिंग मटेरियल, अगर हम बची हुई सामग्री का मूल्य बढ़ा दें, जो शेष बची हुई सामग्री है उसका मूल्य बढ़ाएं, तो क्या होगा? बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही चलता रहेगा। यहां पे चेंजेस होंगे, यहां पे हमको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। बाकी तो FIFO मेथड फॉलो हो रहा है, रिसिप्ट और इशू वैसे दिखाएंगे। लेकिन जहां पे वेस्टेज की बात आती है 15 तारीख को, 15 अप्रैल को, वहां पे हमको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। यहां क्या करेंगे कि 10 इकाइयां 15 तारीख को 10 किलो मटेरियल जो है वो वेस्ट हुआ है, तो यहां पर इशू के कॉलम में हम दिखा देंगे 10 किलो सामग्री दिखा देंगे क्वांटिटी में। अब यहां पर शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई भी दर नहीं दिखाएंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे इन कॉलम को, खाली इशू की जो इशू में क्वांटिटी कॉलम है उसमें इसको वेस्टेज को हम दिखा देंगे। और अब हमारे पास 800 में से 10 किलो मटेरियल वेस्ट हो गया, तो बाकी बचा 790 किलो मटेरियल। 800 किलो की टोटल कॉस्ट थी 5600। जब इसमें से 10 किलो मटेरियल वेस्ट हो गया, 10 किलो कम हो गया, तब 790 इकाइयों की कीमत है 5600। इसका मतलब शेष सामग्री का, बची हुई सामग्री का 800 में से 10 जाने के बाद जो 790 बची हुई सामग्री है उसका मूल्य अब बढ़ गया, क्योंकि पहले 800 इकाइयों का मूल्य था 5600, अब 790 इकाइयों का मूल्य है 5600, इसलिए बची हुई सामग्री का मूल्य अब बढ़ चुका है। और यहां हम FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि ये जो 400 इकाइयां हैं इसमें से ये माइनस हुआ है, तो यहां पे हमको कॉस्ट बढ़ानी होगी। तो यहां क्या करना होगा कि FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं,
तो 400 इकाइयां थी 6 रुपए के हिसाब से, 400 इकाइयां थी 6 रुपए वाली 2400 रुपए। अब 400 में से ही मानेंगे कि ये 10 इकाइयां वेस्ट हुई है क्योंकि FIFO मेथड है। तो अब बाकी बची हुई इकाइयां हैं 390 जिनका मूल्य है 2400। पहले 400 इकाइयों का मूल्य था 2400, अब 390 इकाइयों का मूल्य है 2400। शेष बची हुई सामग्री का मूल्य बढ़ गया, तो 390 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो 390 से जब 2400 को डिवाइड किया तो आता है 390 को जब 2400 को जब 390 से डिवाइड किया तो रेट आती है 390 इकाइयों की रेट आएगी 6.154। पहले 400 इकाइयां थी 6 रुपए वाली, लेकिन जब 10 किलो का वेस्टेज हुआ तो अब बची 390 इकाइयां। अब 390 इकाइयों का मूल्य है 2400 रुपए, पहले 400 इकाइयों का मूल्य था 2400। तो अब प्रति इकाई मूल्य बढ़ गया और प्रति इकाई मूल्य अब 6 रुपए की जगह हो गया 6 रुपया 15 पैसा। और जो बाकी बची है 400 इकाइयां, उनका मूल्य 8 रुपए ही रहेगा। अब 15 तारीख को वेस्टेज था, 20 तारीख को रिसीप्ट होता है। तो 20 तारीख को 500 इकाइयों का 500 किलो मटेरियल आता है 5000 रुपए का। अब टोटल जो है हमारे पास क्वांटिटी है 1290 की। और यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे प्राइस बदलेगा इसका। अब 5600 में 5000 ऐड होगा, 5600 का 500 इकाइयां नई, 500 किलो मटेरियल नया आया 10 रुपए वाला जो कि 5000 रुपए का है। तो 5600 में ये 5000 ऐड हो जाएगा, तो टोटल अब है 10600 का मटेरियल हमारे पास है, जिसमें अब 3 प्रकार की सामग्री है। 390 किलो जो है वो है 6 रुपए 15 पैसे वाला, 6.154 इसकी पर केजी कॉस्ट है। और बाकी 400 जो किलो है वो है 8 रुपए वाला। और जो अभी खरीदा है 20 तारीख को जो रिसिप्ट हुई है जो 500 किलो वो है 10 रुपए वाली। इसके आगे का सारा ही चेंज करना पड़ेगा। इसके आगे का सारा चेंज होगा। अब हम देखते हैं 25 तारीख को इश्यू हुआ 850 किलो मटेरियल का, 25 तारीख को। तो 25 को हमने इश्यू किया 850, जिसमें 390 हो जाएगा 6 रुपए 15 पैसे की रेट से। 400 किलो मटेरियल इश्यू होगा 8 रुपए वाला, 790। और बाकी बची 60 किलो जो सामग्री है वो इश्यू करेंगे 10 रुपए के हिसाब से। इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 850 जो है 850 जो हमने किलो इश्यू किया है, इन सब का टोटल आ रहा है, इसका आ रहा है 2400, 3200, ये आ रहा है 6200। और 1290 में से 850 की सामग्री हमने इश्यू कर दी। तो जो हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो है 1290 में से जब 850 हमने इश्यू कर दी तो जो बैलेंस बचा वो 440 इकाइयों का। और जो ये 440 इकाइयां जो बची हैं वो है 10 रुपए वाली, क्योंकि FIFO के हिसाब से हमने इश्यू किया है। तो ये जो 390 हमने इश्यू कर दी, फिर हमने 400 इश्यू कर दी, 790 इश्यू कर दी, और फिर जो 850 में से 790 तो ये हो गई। जो बाकी बची जो 60 है वो हमने इश्यू की इन 500 में से। तो अब जो इन 500 में से 60 हमने इश्यू कर दी तो बाकी बचा 440 किलोमीटर, और ये 10 रुपए वाला बचा है, ये 4400 का मटेरियल है। और ये जो 400 किलो सामग्री बची है ये 10 रुपए वाली हमारे पास बैलेंस रही है। इसके बाद 26 तारीख को है शॉर्टेज 40 किलो का। 40 किलो हमने शॉर्टेज दिखा दिया। यहाँ पे हम मूल्य नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ऊपरी व्यय नहीं मान रहे हैं, हम शेष सामग्री का मूल्य बढ़ा रहे हैं। तो 440 इकाइयों का मूल्य था 4400। अब जब 440 में से 40 शॉर्टेज हो गई, वेस्ट हो गई, तो
तो अब हमारे पास इकाइयां बचती हैं, अब हमारे पास सामग्री बचती है 400 किलो और जिसका मूल्य अब है 4400 रुपए। यानी कि शॉर्टेज की वजह से बाकी बची हुई सामग्री का मूल्य यहाँ पे बढ़ गया। पहले 440 किलो का मूल्य था 4400 रुपए और अब शॉर्टेज हुई 40 किलो का वेस्टेज हुआ, तो 440 में से 40 किलो जब शॉर्ट हो गई तो बाकी बची 400 इकाइयां। तो पहले 440 का मूल्य 4400 था, अब 400 किलो इकाइयों का 400 किलो सामग्री का मूल्य है 4400, तो बची हुई सामग्री का मूल्य अब बढ़ गया। पहले ये 400 किलो था 10 रुपए के हिसाब से और अब ये जो 400 किलो मटेरियल हमारे पास बचा, 440 किलो मटेरियल था 10 रुपए वाला, अब जो हमारे पास 400 किलो मटेरियल बचा है वो है 11 रुपए वाला। यानी शेष सामग्री का, बची हुई सामग्री का मूल्य यहाँ पे बढ़ जाता है इससे। और 30 तारीख को रिसिप्ट होता है 100 इकाइयों का 12 रुपए के हिसाब से 1200 का और टोटल हमारे पास अब बैलेंस है 500 किलो मटेरियल और 4400 प्लस 1200 5600 का, जिसमें 400 इकाइयां 11 रुपए वाली और 100 इकाइयां हैं हमारे पास अब 12 रुपए वाली। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से जो शॉर्टेज है, वेस्टेज है, उसको प्रीवे मान के हम स्टोर्स लेजर बनाया हमने, और किस तरीके से हमने इसको शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर हमने स्टोर्स लेजर यहाँ पर बनाया। यहाँ पे हमने FIFO मेथड फॉलो किया था। जो भी मेथड हम फॉलो करते हैं, चाहे FIFO हो, LIFO हो या फिर सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि जो वेस्टेज है उसको हम इश्यू दिखाते हैं, इश्यू के रूप में दिखाते हैं। जहां पे ऊपरी मानना है वहां पे हम उसकी वैल्यू, जो भी मेथड हम स्टोर्स लेजर बनाते समय फॉलो कर रहे हैं, उस मेथड के हिसाब से उस वेस्टेज की वैल्यू लेंगे और हम उसको दिखाएंगे, उसका अमाउंट यहाँ पे दिखाएंगे इश्यू वाले कॉलम में, अगर हम उसको ऊपरी मानकर चल रहे हैं तो, या अगर हम उसको शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर दिखा रहे हैं दूसरे मेथड से, हम अगर इसको सोल्व कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं लेनी, हमको शेष सामग्री का मूल्य बढ़ा देना है, जैसा हमने अभी इसमें किया है। इस क्वेश्चन को हमने अभी सोल्व किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्टोर्स लेजर समझ में आया होगा, कैसे हम सामान्य शीजत का लेखा करते हैं जब हम इसको कारखाना ऊपरी मानते हैं, या फिर हम इसको जब शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाते हैं तो इसका किस प्रकार से लेखा किया जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।